everyone, good evening. Welcome to Guidely. How are you all doing? I hope all of you are doing very good. So I welcome you to our free YouTube classes जहाँ पे हम आपके CIB के हर सब्जेक्ट के लिए आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको कराते हैं। तो मॉड्यूल ए इंटरनेशनल बैंकिंग का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स। ठीक है, इसमें हम समझ चुके हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो अकाउंट्स क्या होते हैं, ये सब हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। एनआरआई का मतलब क्या होता है, एनआरआई को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड फेमा एक्ट। ठीक है, आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो एनआरआईज हैं उनको हम किस किस तरीके की फैसिलिटीज दे सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय फैसिलिटीज, किस किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स वो इंडिया में कर सकते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में उनको अलाउड हैं और कितने लेवल पे उनको रिपैट्रिएशन हम अलाउ करते हैं ऑन दो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द फैसिलिटीज एंड उसके बाद हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम योर मैकमिलन बुक। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। फैसिलिटीज टू एनआरआईज। सो जो हमारे एनआरआईज हैं उनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज देते हैं इन टर्म्स ऑफ वो इंडिया में किस किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर फैसिलिटीज टू एनआरआईज। सो हमारी जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुकी हूँ, हम चाहते हैं कि उनका जो पैसा है बाहर वो हम कुछ ना कुछ अपनी कंट्री में भी लेके आए। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है। पहले हमने देख लिया किस तरीके से हम उन्हें अलाउ कर सकते हैं कि वो पैसा इंडिया में स्टोर कर पाए। सो वी हैव प्रोवाइडेड different kinds of account facilities to our NRIs। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किन किन जगहों पर NRIs हमारे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर, सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स की। तो मैं NRIs की बात करूं तो वे शेयर्स और इंडियन कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो रिपैट्रिएशन और नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस दोनों पे हो सकती है। रिपैट्रिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारा एनआरआई है, उसने 100 रुपीज किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, अब उस 100 रुपीज पे उसे कुछ प्रॉफिट होता है एंड दैट अमाउंट बिकम्स 150 रुपीज। अब ये 150 रुपीज है, क्या हमारा एनआरआई वापस यूएस के अकाउंट में ले जा सकता है, रिपैट्रिएट कर सकता है? क्या वो इस अकाउंट को क्या वो इस पैसे को इंडिया से बाहर ले जा सकता है? उसी को हम कहते हैं रिपैट्रिएशन बेसिस। तो हमारी जो एनआरआई है जो इन्वेस्टमेंट करता है इंडियन कंपनीज के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में, उसमें रिपैट्रिएशन अलाउड है। लेट्स अंडरस्टैंड किस बेसिस पे अलाउड है, कितने अमाउंट तक अलाउड है। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट के मेथड्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमारा मतलब क्या है, जब भी कोई कंपनी आईपीओ या एफपीओ निकालती है तो उसमें आप शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद सकते हो प्राइमरी मार्केट में जो कंपनीज ऑफर करती हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होता है, जहां पे एनआरआई एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर जो है किसी कंपनी में बाय करता है, लेट्स से 10% या 15%, जो कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है, उसकी ओनरशिप एक्वायर करने की कोशिश करता है। दैट इज योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है, आप सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, बेसिकली आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं सेकेंडरी मार्केट में एज अ स्मॉल इन्वेस्टर, तो आप उस तरीके से भी इन्वेस्ट जो है इंडियन कंपनीज में कर सकते हो, जहां पे आपका इंटेंशन जो है ओनरशिप का सिग्निफिकेंट शेयर एक्वायर करने का नहीं है। ठीक है, NRIs are also permitted to invest in securities other than shares and convertible debentures। हमारे जो NRIs हैं शेयर्स और डिबेंचर्स के अलावा बाकी सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे एनआरआईज म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी पर्पस क्या है कि हम उन्हें अलाउ कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कर लो, कि जो हमारे एनआरआईज हैं उन्होंने जो फॉरेन एक्सचेंज कमाया है, हम चाहते हैं कि उस फॉरेन एक्सचेंज को हम इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर पाए। ठीक है, एनआरआई की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एनआरआईज को हम क्लासिफाई कौन कौन से बेसिस पे करते हैं, on the basis of directions by Income Tax Act and on the basis of guidelines by FEMA। ठीक है, FEMA जो गाइडलाइंस देता है एनआरआई की वो इन्वेस्टमेंट पर्पजेस से देता है,
तो इसीलिए एनआरआई की जो इन्वेस्टमेंट्स है रेगुलेट कौन करता है? फेमा करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2000 का जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से एनआरआई की इन्वेस्टमेंट्स रेगुलेट होती हैं। ठीक है, इस रेगुलेशन में हम क्या क्या कवर करते हैं कि सिक्योरिटीज इशू कैसे करेगी कोई भी इंडियन कंपनी किसी एनआरआई को, और उसकी परचेज एंड सेल कैसे एनआरआई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज जो हमारी इन्वेस्टमेंट है एनआरआईज की शेयर्स और सिक्योरिटीज में, वो रिपैट्रिएशन बेसिस पे भी हो सकती है और नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली रिपैट्रिएबल इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कैप्स और सीलिंग्स डिपेंड करती है आपकी इंडस्ट्री वाइज कि कितना आप जो है रिपैट्रिएट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड वेरियस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कैप्स और सीलिंग्स। NRI, Indian citizens and PIOs can freely invest in shares or convertible debentures of Indian companies subject to a few segments requiring प्रायर आरबीआई अप्रूवल। हमारे जो एनआरआईज हैं फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में एक्सेप्ट अ फ्यू सेगमेंट्स जहां पे आपको आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत होती है। प्रोसीजरल कंप्लायंस की बात करूं तो प्रोसीजरल कंप्लायंस जो होता है हमारे एनआरआई के ऊपर नहीं होता है बल्कि कंपनी के ऊपर होता है जो बेसिकली एनआरआई को इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रही है। ठीक है, कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स जैसे कि रिपोर्ट और सर्टिफिकेट उनको सबमिट करने होते हैं। एनआरआई को हम किसी भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट में नहीं फंसाते हैं क्योंकि हम उसके लिए प्रोसेस जो है आसान करना चाहते हैं। अगर हम चाह रहे हैं जो आपका एनआरआई है वो किसी शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया पैसा रिपैट्रिएट करना चाहता है, उसके लिए कंडीशन क्या है? जो फंड्स हैं वो कोई बाहर के रेमिटेंस से आने चाहिए। ठीक है, बेसिकली एनआरआई जो फंड्स इन्वेस्ट कर रहा है किसी शेयर और सिक्योरिटी में, जैसे हमने पढ़ा था जो एनआरई अकाउंट होता है उसमें एक्सटर्नल एनआरई का पैसा आता है जो उसने बाहर से कमाया है। एनआरओ अकाउंट में आपने जो इंडिया में पैसा कमाया है वो आप एनआरओ अकाउंट में रखते हो। तो हम क्या कह रहे हैं, आपका जो शेयर और सिक्योरिटी का पैसा है वो फुली रिपैट्रिएबल है अगर वो आपने बाहर के रेमिटेंसेस को जो है इस्तेमाल किया है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब आपने एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट से पैसा निकाल के अगर लगाया है तो वो रिपैट्रिएबल है क्योंकि वो आप ही का पैसा है जो आप बाहर से लाए थे और हमने कहा कि लगा लो, तो हम इसको कह रहे हैं आप फुली रिपैट्रिएट इसको कर सकते हो। RBI has granted general permission for non-residents to purchase equity preference shares or convertible debentures subject to specific industry or company investment caps and conditions। RBI ने जनरल परमिशन दी हुई है कि हमारे जो एनआरआईज हैं इक्विटी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री और कंपनी रिलेटेड कैप्स। नेक्स्ट क्या है, हमने देख लिया हमारे एनआरआईज एफडीआई में कर सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां पे वो एक सिग्निफिकेंट शेयर किसी कंपनी में एक्वायर कर रहे हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑन रिपैट्रिएबल बेसिस एंड परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करूं जहां एनआरआई एक इनसिग्निफिकेंट शेयर या स्मॉल शेयर जो है किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें एनआरआई फ्रीली जो है शेयर्स को खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। जो ट्रांजैक्शन है उनको किसी डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच के थ्रू करनी है। इंडिविजुअल कैप कितना है, आप कंपनी के पेड अप कैपिटल का एक एनआरआई 5% से ज्यादा जो है नहीं खरीद सकता। ठीक है, 5% का कैप है, आपकी कंपनी की जितनी भी पेड अप कैपिटल है अप टू 5% ही इंडिविजुअली एक एनआरआई उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एग्रीगेट कैप कितनी है, एक कंपनी की पेड अप कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा 10% टोटल इन्वेस्टमेंट एनआरआई के थ्रू हो सकती है। ये एग्रीगेट कैप है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, सेल प्रोसीड्स की मैं बात करूं, रिपैट्रिएबल इन्वेस्टमेंट सेल प्रोसीड्स कैन बी क्रेडिटेड टू एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट सेल प्रोसीड्स रिपैट्रिएबल है, जो अलाउड है कि आप बाहर ले जा सकते हो, टैक्सेस काटने के बाद उनको आप एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, नॉन रिपैट्रिएबल इन्वेस्टमेंट सेल प्रोसीड्स कैन बी क्रेडिटेड ओनली टू एनआरओ अकाउंट्स। जो नॉन रिपैट्रिएबल है, जिनको हम अलाउ नहीं कर रहे कि ये प्रोसीड्स बाहर जा सकते हैं, उसको आप एनआरई अकाउंट में नहीं डाल सकते, सिर्फ और सिर्फ एनआरओ अकाउंट में डाल सकते हो। बिकॉज वी नो कि जो एनआरई अकाउंट है उसका पैसा फुली रिपैट्रिएबल होता है, आप एनआरई अकाउंट का पैसा फुली जो है बाहर भेज सकते हो।
एनआरई अकाउंट का, एनआरओ अकाउंट का जो पैसा होता है उस पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं रिपैट्रिएबिलिटी के, कितने हैं, $1 million पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। रेमिटेंस परमिशन, आरबीआई ग्रांट्स जनरल परमिशन फॉर रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स सिक्योरिटीज ओरिजिनल ब्रॉट फ्रॉम फ्रेश रेमिटेंसेस एनआरई और एफसीएनआर बैलेंसेस। तो आरबीआई हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो भी सिक्योरिटी आपने एनआरई और एफसीएनआर बैलेंस से खरीदी है उनको आप रिपैट्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, आपने अपना ही पैसा जो बाहर कमाया है उसी को यहाँ पे लगाया, तो हम उसमें फुल रिपैट्रिएबिलिटी अलाउ कर रहे हैं। एनआरआई जो है यूटीआई और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन बोथ रिपैट्रिएशन एंड नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। Company fixed deposits. NRIs can invest in company fixed deposits on a non-repatriation basis only. Maturity proceeds are credited to the investor's NRO account. जो NRIs हैं कंपनी के फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बट ओनली ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, और ये पैसा कहाँ जाएगा, एनआरओ अकाउंट में। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी हम बोलें कि हमारे एनआरआईज को हमने जो भी फैसिलिटीज दी हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे है, तो उसका प्रोसीड्स कहाँ जाएगा, आपके एनआरओ अकाउंट में जाएगा। अगर रिपैट्रिएबल है तो प्रोसीड्स कहाँ जाएंगे, एनआरई और एनआरओ दोनों में जा सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या हमारे एनआरआईज किसी पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या वो पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बन सकते हैं या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है उसका हिस्सा बन सकते हैं या नहीं, ठीक है। NRIs are permitted to invest via capital contribution, तो इसका आंसर क्या है, yes। जो हमारे NRIs हैं वो पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाया कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओनली एंड ओनली इफ जो आपकी फर्म है वो कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज नहीं है, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटी और रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है। एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और रियल एस्टेट बिजनेस में अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंगेज्ड है तो हमारा एनआरआई उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। द कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम फ्रेश इनवर्ड रेमिटेंसेस और बैलेंसेस इन एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप फर्म में और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में जो हमारा एनआरआई है वो कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली एंड ओनली एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट से कर सकता है, और ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है रिपैट्रिएबल है आपके टैक्सेस पे करने के बाद, क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पे हम आपको कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, आप कहाँ से कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और फार्म हाउस। आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हमारा एनआरआई, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और फार्म हाउस को हटाकर, ठीक है। NRI or person of Indian origin can acquire any property except these agricultural, plantation और farm house, ठीक है। वो चाहे तो किसी इंडियन रेजिडेंट को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर सकते हैं और टू अ नॉन रेजिडेंट हु इज एन इंडियन सिटीजन और पीआईओ, ठीक है। मतलब किसी और एनआरआई और पीआईओ को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी इंडियन रेजिडेंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके सोर्सेस क्या होने चाहिए एक्वायर करने की, इनवर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। बैलेंसेस हेल्ड इन एनआरओ और एनआरई और फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन्ड इन इंडिया। तो बेसिकली अगर आपको कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है एनआरआई को इंडिया में तो वो सारे अपने सोर्सेज यूज कर सकता है, एनआरओ भी अकाउंट, एनआरई अकाउंट भी और एफसीएनआर अकाउंट भी। तो सारे अकाउंट्स हमने आपको यहाँ अलाउ किए हैं टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। एक्विजिशन मेथड्स क्या हो सकते हैं, आप किसी रेजिडेंट रिलेटिव या किसी और एनआरआई से गिफ्ट के फॉर्म में भी ले सकते हो और इनहेरिटेंस के फॉर्म में भी ले सकते हो, ठीक है। या फिर जो आपके सोर्स ऑफ फंड्स हैं उनके थ्रू भी आप एक्वायर कर सकते हो। रिपैट्रिएशन की अगर मैं बात करूं, सेल प्रोसीड्स की नेट ऑफ टैक्सेस कटने के बाद अलाउड है ओनली इफ द प्रॉपर्टी एक्विजिशन फॉलोड फॉरेन एक्सचेंज लॉज एट द टाइम। अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज लॉज फॉलो किए हैं तभी आपका रिपैट्रिएशन अलाउड है। The repatriate amount cannot exceed the foreign exchange brought in to acquire the property. जो repatriation का अमाउंट है वो जितना आप बाहर से फॉरेन करेंसी लाए थे रीइन्वेस्ट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आप एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर तीनों बैलेंसेस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे
जितना भी प्रॉपर्टी का हिस्सा एनआरई और एफसीएनआर बैलेंसेस के थ्रू खरीदा है, क्योंकि आप ये बाहर से बैलेंस लाए हो, उतना रिपैट्रिएशन अलाउड है। अगर आपने कोई इंडियन फंड्स लगाए हैं जो आपने इंडिया से अर्न किए हैं, तो वो अमाउंट रिपैट्रिएशन के लिए अलाउड नहीं है। और repatriation of sale proceeds from residential property is restricted to not more than 2 properties. मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज का आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के सेल प्रोसीड्स मैक्सिमम आप 2 प्रॉपर्टीज के ही रिपैट्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम क्या नॉन रेजिडेंट्स को नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, हमने देखा था हमारे नॉन रेजिडेंट के डिपॉजिट्स अकाउंट भी खुलते हैं जिसके बेसिस पे जैसे हमारा ओडी अगेंस्ट एफडी होता है, क्या हम नॉन रेजिडेंट्स को नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स के अगेंस्ट एडवांसेस दे सकते हैं। लोन्स अगेंस्ट नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स कैन बी ग्रांटेड इन इंडिया टू द अकाउंट होल्डर और अ थर्ड पार्टी सब्जेक्ट टू यूजुअल बैंकिंग नॉर्म्स एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हम दे सकते हैं एनआरआई डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन, ठीक है, अकाउंट होल्डर को या किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, ऑथराइज डीलर्स। ठीक है, प्रोहिबिटेड यूजेस क्या है, आप उस अमाउंट को रीलैंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल प्लांटेशन और एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकते, और रियल एस्टेट के लिए यूज नहीं कर सकते। और आपने जो लोन लिया है डिपॉजिट के अगेंस्ट, उस पैसे को आप रीपैट्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम मान रहे हैं कि आपने जो अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लिया है इंडिया में, वो आपको इंडिया के ही किसी एक्सपेंस को मीट करने के लिए हमने आपको दिया है। सो यू आर नॉट अलाउड टू रीपैट्रिएट दैट मनी। रीपेमेंट बाय अकाउंट होल्डर, a loan sanctioned to the account holder can be repaid by adjusting the deposit। आप लोन की रीपेमेंट कैसे कर सकते हो, आपकी जो डिपॉजिट में पैसा पड़ा है, आपकी जो एफडी है, उसको तोड़ के आप पेमेंट कर सकते हो। इनवर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आप कोई अपने एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट से बैलेंस लेके आते हो, या फिर आपके कोई एनआरओ अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, उसके थ्रू भी आप रीपेमेंट कर सकते हो। Premature withdrawal, the facility for premature withdrawal of deposits is not available। यहाँ पे जो हमने आपको लोन दिया है, आपके डिपॉजिट के अगेंस्ट दिया है, तो आप जब तक आपका लोन बंद नहीं हो जाता, जैसे एफडी ओडी अगेंस्ट एफडी काम करता है, जब तक आपकी ओडी बंद नहीं हो जाती आप एफडी विड्रॉ नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट फैसिलिटी क्या है हमारे एनआरआईज के लिए, हाउसिंग लोन्स। क्या हम हमारे एनआरआईज को हाउसिंग लोन दे सकते हैं। बैंक्स में ग्रांट हाउसिंग लोन्स टू एनआरआईज फॉर एक्विजिशन ऑफ अ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। यस, हम एनआरआईज को हाउसिंग लोन दे सकते हैं एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एक्वायर करने के लिए। उसके कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या है, जो लोन का अमाउंट है, मार्जिन मनी है और पीरियड ऑफ रीपेमेंट है, वो सिमिलर होना चाहिए जैसे हम अपने रेजिडेंट इंडियंस को देते हैं। जो लोन अमाउंट है वो आप एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं डालोगे, क्योंकि हमने हाउसिंग लोन की फैसिलिटी इंडिया में दी है, क्योंकि आपको इंडिया में घर खरीदना है। इंडिया में घर खरीदना है तो हम आपको एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में पैसा नहीं देंगे, सिर्फ एनआरओ में देंगे, क्योंकि आपको ये पैसा इंडिया में खर्च करना है। एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट फुली रिपैट्रिएबल होते हैं। The loan shall be fully secured by equitable mortgage of the property proposed to be acquired। जो लोन है फुली सिक्योर्ड होना चाहिए। आप ईएम का चार्ज क्रिएट करेंगे जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। रीपेमेंट कैसे होगी आपकी, एनआरई एफसीएनआर और एनआरओ अकाउंट किसी से भी आप रीपेमेंट कर सकते हो, उससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बट जो हम लोन के प्रोसीड्स देंगे वो आपके एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में नहीं देंगे, क्योंकि रीपैट्रिएशन अलाउड नहीं है। ये पैसा आपको इंडिया में घर खरीदने के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जितने भी बेसिकली हम लोन्स दे रहे हैं एनआरआई को, एनी लोन फैसिलिटी इज नॉट अलाउड, the loan amount is not allowed to be credited to NRE or FCNR account, that can only be credited to the local account NRO account। अब हमारे एनआरआईज के लिए प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस क्या है, ये हमने पहले ही देख लिया। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन और फार्म हाउस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रियल एस्टेट एक्टिविटीज और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पीपीएफ अकाउंट्स हमारे एनआरआईज नहीं खोल सकते। हाउएवर इंडिया छोड़ने से पहले उनका कोई पीपीएफ अकाउंट था तो वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट लिंक स्कीम में वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, जैसे आपके एनपीएस वगैरह हो गए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गए। इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं और शॉर्ट सेलिंग भी नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस फॉर आवर एनआरआईज। ठीक है, so we are done with what are the different types of facilities we could provide to our NRIs। ठीक है, now let's see some questions।
ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं किस पे हैं, हमने एनआरआईज को फैसिलिटीज किस किस तरीके की दे सकते हैं। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, हमने अभी काफी सारी गाइडलाइंस पढ़ी है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ये ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको एकदम से याद हो जाए कि हमने क्या क्या चीजें जो है अभी समझी हैं। NRIs can acquire shares or property by way of inheritance from a person resident outside India। ठीक है, ये हमने देखा है। NRIs प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं इनहेरिटेंस और गिफ्ट से by any person resident outside India and by any person from India also, so this is true। NRIs cannot acquire shares on repatriable basis। तो ये स्टेटमेंट फुली ट्रू तो नहीं है, ये फॉल्स है। कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट सीलिंग्स हैं, बट अगर आप एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट से पैसा ला रहे हो तो वो जो शेयर्स हैं रिपैट्रिएबिलिटी उनमें अलाउड है। नेक्स्ट इज एनआरआईज कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनी पार्टनरशिप फर्म एज ओनर्स और पार्टनर्स। तो हमने देखा था एनआरआईज पार्टनरशिप फर्म में ओनर और पार्टनर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में बन सकते हैं। बस उनको क्या ध्यान रखना है कि जो पार्टनरशिप फर्म और ओनर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है वो एग्रीकल्चरल प्लांटेशन और रियल एस्टेट में इन्वॉल्व ना हो। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ फॉल्स हो जाती है। एनआरआईज कैन एक्वायर प्रॉपर्टी बाय परचेज आउट ऑफ बैलेंसेस हेल्ड इन एनआरई अकाउंट्स। तो एनआरई जो है प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं एनआरई अकाउंट्स के बैलेंसेस से, दिस इज ट्रू। एनआरआई ऐसा कर सकता है। Banks can permit repatriation of sale proceeds of a house property held in NRO account up to $1 million per year। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने सेल की है टैक्सेस देने के बाद, उसके प्रोसीड्स आपके एनआरओ अकाउंट में है, तो उसमें रीपैट्रिएबिलिटी कितनी अलाउड है, 1 मिलियन पर ईयर। ठीक है, ये भी ऑलरेडी नो कि हमारे एनआरओ अकाउंट में रीपैट्रिएबिलिटी कितनी है, $1 मिलियन पर ईयर, तो दिस इज ट्रू। Loan or overdraft of rupees 500 lakhs can be granted to a resident Indian against security of an FCNR deposit। तो हमारा जो लोन और ओवरड्राफ्ट है वो 500 लाख का हम किसी रेजिडेंट इंडियन को ग्रांट कर सकते हैं अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ FCNR डिपॉजिट। दिस इज फॉल्स। There is no need to get the documents of loan signed by the NRI depositor in the presence of bank officials। ठीक है, this is a very very general question। ठीक है, हमें डॉक्यूमेंट्स तो साइन कराने ही है प्रेजेंस में, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। द हाउसिंग लोन ग्रांटेड टू एन एनआरआई कैन बी क्रेडिटेड टू हिज एनआरई अकाउंट। क्या हमारे एनआरआई का हाउसिंग लोन जो है हम एनआरई अकाउंट में डाल सकते हैं? वी डिस्कस्ड कि कोई भी लोन प्रोसीड्स हम एनआरई अकाउंट में नहीं डाल सकते क्योंकि एनआरई अकाउंट जो है रीपैट्रिएबल होता है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Interest on NRO deposits is subject to deduction of tax at source as per local income tax rules। ठीक है, NRO जो डिपॉजिट्स हैं दे आर ट्रीटेड एज योर डिपॉजिट्स इन इंडिया ओनली, तो उन पे जो है आपको टैक्स पे करना पड़ता है लोकल इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सो वी हैव नाउ डन these questions, I have given you the answers here। ठीक है, so I hope you are clear on these concepts। we are done with this chapter here। chapter number 3 हमारा यहाँ पे जो है complete हो गया है। ठीक है, thank you so much everyone for attending the class। one very important piece of information, we have CAIB super plan for you guys, जहां पे हम आपको बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं। गाइडली के 11 इयर्स पूरे हो गए हैं एंड देयर इज एन ऑफर गोइंग ऑन जहां पे आपको 35% ऑफ मिल रहा है बाय द कोड HBD। तो इस ऑफर को जल्दी से जल्दी जो है आप एक्वायर कर लें। ठीक है, 30 सितंबर तक आपका ये ऑफर जो है चल रहा है। इसमें ये फॉलोइंग चीजें इंक्लूडेड है। 6 मंथ्स के कोर्स का प्राइस है 1624, 12 मंथ्स के कोर्स का प्राइस है 2274। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको CIB के स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बैच लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, जैसे BFM का मास्टरी बैच है जो आप ले सकते हो। ठीक है, दैट इज टेकन बाय मी इन द पेड कोर्स, जहां पे आपको 40+ इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं, स्पेशल सेशंस मिलते हैं PYQs पे, रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। अगर आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में इंक्वायर करना है तो गाइडली की ऐप इंस्टॉल कर लो और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। हमारे जितने भी PDFs हैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर लो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे। ठीक है, आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।